और आइए आपको सीधे राष्ट्रपति भवन लेकर चलेंगे, जहां देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कल ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हुए हैं, उनका कार्यकाल खत्म हुआ है और अब करीब 6 महीने का कार्यकाल रहेगा जस्टिस संजीव खन्ना का, 13 मई 2025 तक उनके रिटायरमेंट से पहले। और ऐसे में आज जस्टिस संजीव खन्ना के शपथ का दिन, राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे मुख्य न्यायाधीश को, संविधान की शपथ लेंगे मुख्य न्यायाधीश। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। राष्ट्रगान के साथ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कार्यक्रम की न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. तो देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना ने शपथ ले ली है। तस्वीरें सीधी राष्ट्रपति भवन से हम आपको दिखा रहे हैं। हस्ताक्षर करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से ही आगे कानून की डिग्री ली। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के तौर पर पहली बार नामांकन अपना करवाया और पहले दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट और फिर दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे जस्टिस संजीव खन्ना। आपको बता दें 2004 में एनसीआर दिल्ली सरकार के लिए स्थायी वकील भी रह चुके हैं जस्टिस संजीव खन्ना और फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई थी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, देश को 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना मिले हैं, जिनका कार्यकाल करीब 6 महीने का रहने वाला है और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण इन 6 महीने में वो बड़े फैसले जो उनके कार्यकाल के दौरान आ सकते हैं, जरा बताइए विस्तार से। जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि बहुत गौरवशाली न्यायिक परंपरा के से वो आते हैं और इनके चाचा जो थे जस्टिस HR खन्ना बहुत सम्मानित जज रहे हैं, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन केंद्र सरकार इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जाकर फैसला दिया और उसके चलते वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाए। तो आज उनके परिवार से कोई चीफ जस्टिस बना है तो पहला तो एक न्यायिक परंपरा। उसकी बात, जस्टिस खन्ना बहुत ही सौम्य और सहज स्वभाव के जज हैं। बहुत अच्छा उनका आचरण माना जाता है, बहुत सम्मान है उनका न्यायिक गलियारों में। अभी वो मथुरा जन्मभूमि मामला सुन रहे हैं और साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद संविधान की प्रस्तावना में जो सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन वाला उनके पास लंबित है। तो ऐसे कई मामले उनके पास लंबित हैं और अतीत में उन्होंने वीवीपैट का मिलान 100% करने से मना किया था, ईवीएम से। सीजेआई के ऑफिस को
आरटीआई के दायरे में लाने का फैसला किया है। तो कई बड़े मामलों में शामिल रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 6 महीने में भी कुछ देखने को मिलेगा इनके कार्यकाल में। बिल्कुल, और ऐसे में महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है निपुण, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि वो विरासत एक तरीके से जो कानून करियर के तौर पर उनको मिली है, और ऐसे में ये कहा जाता है कि अपने आप में जो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हैं वो उन जजों में शुमार होते हैं बिना हाईकोर्ट के सीधे जिनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के तौर पर हुई। निपुण, बिल्कुल, ये उनकी योग्यता का भी परिचय है। और जो पिछले जो चीफ जस्टिस थे, जो कल ही रिटायर हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने अपने विदाई समारोह में भी कहा कि मैं बहुत निश्चिंत होकर जा रहा हूं, क्योंकि बहुत ही योग्य व्यक्ति के हाथों में मैं कमान न्यायपालिका की सौंप कर जा रहा हूं। तो जो सम्मान जस्टिस संजीव खन्ना ने इतने समय में अर्जित किया है बतौर जज, वो इसका परिचय देता है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का वक्तव्य। और साथ ही साथ अदालत में भी, न्याय पालिका में भी, कोर्ट में मैंने देखा न्यायपालिका आवाज में दिक्कत आ रही है निपुण सहगल। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 51वें मुख्य न्यायाधीश देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना ने शपथ ले ली है। आज से उनका कार्यकाल शुरू। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करें। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक नया पोस्टर चस्पा किया गया है और पोस्टर में लिखा हुआ है, अली भी है बजरंग बली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी। पीडीए की जीत होगी, एकता की जीत होगी। तो ये वो पोस्टर है जो लगाया गया है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर। ये देख रहे हैं आप, अली भी है बजरंग बली भी है, इसको देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत। ये पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रही और एक के बाद एक नए नए नारों के साथ ये पोस्टर्स जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने के लिए मिल रहे हैं। उपचुनाव 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भी होना है। 20 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसके लिए मतदान का दिन है और उससे पहले ये पोस्टर वॉर लगातार आगे बढ़ती हुई, कभी बीजेपी की तरफ से, कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से वो आर पार वाले अंदाज में एक नया पोस्टर लगा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं एक होड़ सी नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच उसी नारों की जो शुरुआत है आर पार की, जो बटेंगे तो कटेंगे से हुई थी, आगे बढ़ाने की, नैरेटिव गढ़ने की। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं विवेक से एक बार फिर ये नया पोस्टर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो चस्पा किया गया है, कहीं ना कहीं पीडीए को एकजुट करने के लिए इस पर जोर दिया गया है। विवेक, यह बिल्कुल पीडीए पर जोर करता हुआ ये पोस्टर है और अली और बजरंगबली भी इस बार इस पोस्टर में आए हैं। अली और बजरंगबली का नारा आज से कुछ साल पहले चुनाव के बीच हमको सुनाई दिया था और इस बार पोस्टर में ये लिखा गया है कि अली भी हैं, बजरंगबली भी हैं, संग पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मची खलबली भी है। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो एक धार्मिक तौर पर भी चीजों को जोड़ने की कोशिश और पीडीए एकता की जो बात लगातार अखिलेश यादव करते रहे हैं, उस एकता को एक बार फिर से उस एकता पर जोर देने की कोशिश की गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अभिषेक वाजपेयी, इनकी तरफ से पोस्टर लगाया गया है। हालांकि इसके पहले भी, आज से एक हफ्ते पहले भी इनके द्वारा एक और पोस्टर लगाया गया था। पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव पूरी की पूरी पोस्टर वॉर के बीच ये पूरा उपचुनाव का कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी की तरफ से वो पीडीए का दायरा बढ़ाते हुए सीधे अली भी हैं, बजरंग बली भी हैं, इस तरीके की बातें जो हैं वो अपने पोस्टर में लगा दी गई हैं। पीडीए का तो जिक्र है ही इस पोस्टर में। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। हम आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं और अब खबर चुनावी राज्य महाराष्ट्र से है, जहां विधानसभा चुनाव वोटिंग में 9 दिन का वक्त बाकी, क्योंकि आप जानते हैं 20 नवंबर महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। यहां महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन है और दोनों ही तरफ से प्रचार में पूरा जोर लगा दिया गया है। सरकार किसकी बनेगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये दोनों गठबंधन के नेता तय नहीं कर पा रहे। दोनों तरफ से सीएम को लेकर बयानबाजी और दावेदारी जबरदस्त अंदाज में की जा रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद मुख्यमंत्री कौन, इसको लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी। हालांकि कुछ दिन पहले अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर भी जिस तरीके से बात रखी थी, उससे संकेत मिलने
की कयास लगाए जा रहे थे। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। तो महायुति में अभी मुख्यमंत्री कौन, इसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के खेमे में भी मुख्यमंत्री कौन, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने भी कल बयान दिया और बयान देकर सहयोगियों के बीच हलचल और तेज कर दी। पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं ये पुरानी परंपरा है, गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाला दल ही मुख्यमंत्री का नाम तय करता है। तो गठबंधन चाहे कोई भी हो, महायुति हो या महाविकास अघाड़ी हो, सीएम कौन, मुख्यमंत्री का चेहरा किसका, इस पर सहमति साफ नजर आ रहा है कि गठबंधनों में आपस में नहीं बन पा रही। वहीं पृथ्वीराज चौहान का ये जो बयान आया, इसके बाद शिवसेना के नेता हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने तो अपने पिता उद्धव ठाकरे को ही सीएम बनाने की दावेदारी सामने रख दी है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा इसमें कोई समस्या नहीं है कि सीएम सबसे बड़ी पार्टी से हो, लेकिन अभी भी उद्धव ठाकरे जी ही सबसे विश्वसनीय चेहरा है, ये कहना है आदित्य ठाकरे का। बस अभी कुछ समय पहले पृथ्वीराज चौहान जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने एक बयान दिया कि गठबंधन की जो मर्यादा होती है उस हिसाब से जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता है सीएम वही डिसाइड करता है, सीएम का चेहरा वहीं से आता है। अब आप इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो प्रीटी मच कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उसमें कोई मतलब देखिए हमें कोई भी आपत्ति नहीं है कि कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाए या मविया से महाराष्ट्र हित का जो मुख्यमंत्री बनेगा या बनेगी, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं एक मिनट है कि कांग्रेस से ही बनना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने कहा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से, वो जो भी नो प्रॉब्लम, तो जिसका भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो सारे जो महाविकास आघाड़ी के जो आमदार रहेंगे, विधायक रहेंगे, वो तय करेंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए, एक तरफ आदित्य ठाकरे जो अपने पिता उद्धव ठाकरे के लिए सीएम पद को लेकर दावेदारी सामने रख रहे हैं, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मेरा सपना सीएम बनने का नहीं है, बल्कि मेरा सपना महाराष्ट्र है। यानी दबी जुबान से संकेत सब दे रहे हैं, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री को लेकर खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह और सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। तो पहले जरा मृत्युंजय का रुख करते हैं और मृत्युंजय से समझते हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, बावजूद इसके महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री कौन, इस सवाल को लेकर जिस तरीके से सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा, साफ तौर पर यहां से मुश्किलें एकनाथ शिंदे के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मृत्युंजय, रोमाना, देखिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और उनके चेहरे पर इस चुनाव में महायुति जा रही है, लेकिन 23 तारीख को परिणाम आने के बाद क्या शिंदे सीएम रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब ये सब कुछ निर्भर करता है कि महायुति में किस घटक दल को कितने विधायक चुनकर आते हैं। किस इशारों में बड़े नेताओं ने कह दिया कि हमारे दल के मुख्यमंत्री होंगे। महत्वाकांक्षी है बीजेपी कि उनके ज़्यादा सीटें आई तो मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करेंगे। शिंदे चाहते हैं कि ऐसा समीकरण फिर से बने जो 2.5 साल पहले बना था, तो एक बार फिर से बिहार पैटर्न पर महाराष्ट्र में भी वही हो सकता है, शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अजीत दादा भी हमेशा अपेक्षाओं में रहते हैं कि वो कुछ किंग मेकर की भूमिका में आ जाए। उनके जो नेता कहते हैं कि अजीत दादा किंग मेकर होंगे। तो जितने भी घटक दल हैं वो तो ये चाहेंगे कि उनकी पार्टी के नेता बने, लेकिन रोमाना कुल मिलाकर कहानी का सार यही है कि 23 तारीख को जिसके पास ज्यादा विधायक दल होंगे उसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत होगी। अगर गठबंधन में कंफर्टेबल मेजॉरिटी आती है तो ज्यादा विवाद नहीं होगा, जिसके विधायक ज्यादा होंगे वो ज्यादा उनके मुख्यमंत्री होने के चांस ज्यादा हैं। और अगर कहीं जोड़ तोड़ की गणित लगानी पड़ती है तब बिहार पैटर्न लागू हो सकता है, या फिर महाराष्ट्र में जो हम पिछले 2-2.5 साल से देख रहे हैं वैसा पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान देना होगा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने इशारों में देवेंद्र फडणवीस का नाम जरूर जाहिर कर दिया था। बिल्कुल, तो देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल के जवाब में कहा यह जा सकता है कि चाहे महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों बिल्कुल एक ही जगह पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से महायुति जो भी सीटों की संख्या सामने आएगी जिस दल की, वहां पर किसी का भी दाव लग सकता है। कुल मिलाकर सूरज ओझा, यही स्थिति महाविकास अघाड़ी इस गठबंधन में भी नजर आ रही है, जिसकी जितनी सीटें आएंगी उस लिहाज से दाव महाविकास अघाड़ी में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी का भी लग सकता है। सूरज जी बिल्कुल।
बिल्कुल, देखिए महाविकास अघाड़ी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि अभी तक कोई पार्टियां श्योर नहीं है कि आखिर उनको कितनी सीट्स मिल पाएगी। हर कोई दावे तो तमाम कर रहा है, लेकिन हर पार्टी चाहती है कि उसकी पार्टी का मुख्यमंत्री हो। कई पार्टी से तो दो नाम भी सामने हैं कि 2 लोग मुख्यमंत्री की रेस में। मान लीजिए मैं कांग्रेस का अगर उदाहरण दूं तो बाला साहब थोराट का भी नाम सामने आता है। कई बार ऐसे पोस्टर्स नज़र आते हैं जिसमें नाना पटोले को भी मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जाता है। तो हर समर्थक चाहता है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने, और इसी के चलते अभी तक ऑफिशियली इस बात को डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे 2 तरह का नुकसान बताया जा रहा है। देखिए, अगर तीनों ही गठबंधन में किसी भी पार्टी ने ये दावा कर दिया कि अगर हमारे पास मेजॉरिटी आती है, महाविकास अघाड़ी या महायुति में किसी के पास मेजॉरिटी आती है, तो उनका मुख्यमंत्री होगा। ऐसे में जो बाकी के घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं निराश हो जाएंगे। तो ऐसे में लोग निराश ना हो, रिजल्ट जब आता है, जिस भी पार्टी के पास ज़्यादा विधायक होंगे उस पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने का एक मौका दिया जाएगा। इस तरह की बातें हैं। या फिर अगर जिस तरह से मृत्युंजय ने बताया कि अगर जोड़ तोड़ की राजनीति करनी पड़ी तो बिहार पैटर्न भी यहाँ पर आ सकता है। तो देखिए, अभी ऐसा कहना मुश्किल है कि किस पार्टी का कौन मुख्यमंत्री होगा। हालांकि हर कोई अपने भाषण में एक हिंट अपने कार्यकर्ताओं को देता है, जरूर देता है। कौन, इस सवाल के जवाब में दोनों ही गठबंधन अभी एक जैसी ही स्थिति में नजर आ रहा है। एक जैसा ही जवाब दोनों की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय और सूरज ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में प्रचार के दौरान बीजेपी और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच जोरदार जंग चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर शब्दों के तीर चला दिए। दावा कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि फडणवीस, मोदी और अमित शाह मिलकर बैठ जाएं तो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इतने पर ही नहीं रुक रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद और धर्म युद्ध वाले बयान पर चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग भी कर डाली है। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि फडणवीस का सीएम बनने का सपना टूटने वाला है। सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? तुमने महाराष्ट्र से एक ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट आ रहा था 3000 करोड़ का, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का महाराष्ट्र को आ रहा था, 1,80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को नहीं आया, गुजरात को चले गया। क्यों? तुम तुम्हारे पप्पा जी से डर गए थे मोदी के? फडणवीस, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम महाराष्ट्र में किधर भी हो, तुम्हारी जबान पर दूल्हे भाई का नाम तो आ गया ना। अब तुमसे मैं कह रहा हूं फडणवीस, तुम्हारी जबान से जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा, जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा फडणवीस, तुम्हारी जबान लड़खड़ा जाएगी जरांगे पाटिल का नाम लेने से। नहीं बोलेंगे? बोलेंगे नहीं ओवैसी बोल सकता हूं, दूल्हे भाई है, मेरे भाईजान है, बोलूंगा। मोदी क्या बोल रहे? एक है तो सेफ है। मंजलिस क्या बोल रही? मोदी अनेक है तो अखंड है। मोदी चाहते क्या है कि सब भारत की डाइवर्सिटी खत्म हो जाए। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। चुनाव में विपक्ष ने विरोध में अपना टारगेट शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। पहले जहां विपक्ष के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, अब विपक्ष के टारगेट पर योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रही हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए उन पर खड़गे साहब तीखा हमला बोल रहे हैं। और इस बीच जरा आपको पहले सुना देते हैं फडणवीस की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या कहा जा रहा है। परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है, ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? छोड़ दीजिए,
ये बोल बोल के अब पुराना हो गया है, घिसी पिटी कैसेट है। चला चुनाव प्रचार में जुटे हुए आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, और ऐसे में प्रतिक्रिया उनसे मांगी गई उस बयान पर जो दिया गया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, जिस पर उस असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे निशाने पर देवेंद्र फडणवीस को लिया और उसी पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार असदुद्दीन ओवैसी पर किया। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, एक है तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया ये नारा और पीएम समेत बीजेपी के कई नेता अब लगातार ये बयान दे रहे हैं। ये जो बयान है अब वो मुंबई में बीजेपी के विज्ञापनों का हिस्सा बन गया है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है जिस पर एक हैं तो सेफ हैं, जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया वो बाकायदा लिखा हुआ है और इसके साथ ही पोस्टर में समाज के अलग अलग वर्गों की टोपी की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। ये देख रहे हैं आप, ये है वो पोस्टर जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, एक हैं तो सेफ हैं। और इसमें ये जो एक लिखा हुआ है ना, इसी में अलग अलग समाज के लोग जिस तरीके की टोपियां पहनते हैं वो यहां इस एक में दिखाई गई हैं और इसके जरिए समाज को एकजुट रहने का ये संदेश जो चुनाव में बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दिया गया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक हैं तो सेफ हैं वाला ये नारा दिया गया, जो अब पोस्टर की शक्ल में महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। तो बीजेपी का ये विज्ञापन और बीजेपी के विज्ञापन पर एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता नवाब मलिक का बयान सामने आया है। नवाब मलिक कह रहे हैं ये बढ़िया बात है, बीजेपी अपने विचार बदल रही है, हमारी ताकत ही एकता में है और एक रहने में ही फायदा है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हो, सबको एक ही होना चाहिए, ये नवाब मलिक कह रहे हैं। एक है तो सेफ है, इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? आप घड़ी पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें घड़ी का भी सिंबल रखा हुआ है, कैसे देखते हैं? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कौम की बात कर रहे हैं तो उसके मुझे लगता है कि जिसका जो नज़रिया है वो उसे उस तरह से देखे। मैं तो मानता हूँ कि एक है तो सेफ है, देश में सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी लोगों को एक रहना चाहिए। एकता ही इस देश की ताकत है। हम लोगों का तो नज़रिया है कि एकता होनी चाहिए, धर्म, जाति, भाषा, प्रांत सभी लोगों की एकता बनाए रखना यही हमारा संकल्प है। हमें लगता है बीजेपी का नज़रिया बदल रहा है, लोगों को एक करना चाहते हैं और सभी लोगों को एक होना चाहिए, देश इसी में आगे बढ़ेगा। महा विकास आघाड़ी इसके विपरीत कहती है कि वो बांटने का काम कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, और अब दूसरा नारा एक हैं तो सेफ हैं। लेकिन आपने जो तर्क निकाला है वो एकता, यूनिटी की आपने बात की है, लेकिन अगर उस फोटो को एनालाइज करें तो कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। ऐसा है, आधा गिलास पानी है, कुछ लोग कहेंगे आधा गिलास खाली है, कुछ लोग कहेंगे आधा गिलास भरा हुआ है। तो हम तो भरा देखने वाले लोग हैं। हम भैंस दूध कितना देती है ये देखते हैं, गोबर कितना है, गोबर की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम तो देश में सभी लोग एक रहें, सभी धर्म को मानने वाले, भारत के सभी नागरिकता की एकता बनी रहे, ये मैं, मेरी पार्टी, ये हमारे सबकी सोच है। हमें लगता है अपना अपना नज़रिया है, कौन सा चश्मे से क्या कौन देख रहा है। मुझे लगता है एकता की बात अगर कर रही है भारतीय जनता पार्टी तो मुझे लगता है नज़रिया बदल रहा है। बीजेपी के एक हैं तो सेफ हैं वाले नारे की तारीफ करते हुए नवाब मलिक को आप सुन रहे थे। वहीं इस चुनाव में विपक्ष ने अपनी रणनीति बदली है। विपक्ष विरोध में अब अपना टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिफ्ट करके योगी आदित्यनाथ पर ले आया है। पहले तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही विपक्ष के निशाने पर होते थे, अब उसके टारगेट पर योगी आदित्यनाथ दिखने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए उन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो गेरुआ कपड़े पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं है। मैं बीजेपी से कहूंगा या तो सफेद कपड़े पहने, यदि आप सन्यासी हैं और गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाए। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने भी योगी के वस्त्रों को लेकर वार किया। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और
उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं। ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए, या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं। पास कोई बचा तो है नहीं, बचा तो है नहीं। ये देखिए, कोई बाबाओं का भेष बदल करके अगर इस तरीके से बात करते हैं तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है। झूठे आरोप लगा करके मुख्यमंत्री मर्यादा भाषा में, और ऐसा तो कभी किसी ने बोला नहीं जो उत्तर प्रदेश में बोला जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।